नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो जो कि हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हम दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट को लिया है। मुख्य परीक्षा का आयोजन जो कि नवंबर माह में किया जाना है, एवं यदि आप प्री 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी को भी साथ में लेकर आप चल सकती हैं और साथ ही साथ हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हमारे पास है मध्य प्रदेश, जियोग्राफी, समाजशास्त्र के साथ लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक आदि व्यवस्थित नोट्स उपलब्ध हैं जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से परचेस कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकती हैं और हमारी जो बुक आई है 3 मार्कर की, जो कि बहुत ही उपयोगी है, जिसकी लेखिका आकांक्षा जैन DSP है, जो कि विदिशा में पोस्टेड है, एवं जो पुस्तक है कवि पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो पर, देखते हैं आज की प्रमुख विषयों को, जिसमें हम 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरस्तु के मध्यम मार्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अरस्तु के मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन की अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ जीवन है, इसे गोल्डन मीन कहते हैं। मध्यम मार्ग निम्न क्षेत्रों में दास प्रथा के संदर्भ में, शासन प्रणाली में अरस्तु जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र, भूभाग के माध्यम से भी मध्यम मार्ग अपनाता है। अरस्तु की शिक्षा पद्धति भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है। वह शरीर व मन सभी शक्तियों का संतुलित विकास करना चाहती हैं। तो अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति है वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है। वह शरीर व मन सभी शक्तियों का संतुलित विकास करना चाहती हैं। अरस्तु जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र, भूभाग के माध्यम से भी मध्यम मार्ग अपनाता है। प्रमुख सिद्धांत, यह सिद्धांत सद्गुणों के आचरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत अरस्तु ने मनुष्य के लिए संतुलित जीवन को अपनाने की बात कही है। अत्यंत भोगवादी अपना पूर्ण सन्यासी मध्यम मार्ग न तो अत्यंत भोगवादी है ना ही पूर्ण सन्यासी है, और मध्यम मार्ग साहस ना तो उसमें उद्दंडता है ना ही कायरता है, दोनों के बीच का माध्यम है मध्यम मार्ग साहस। और मध्यम मार्ग जो संयम होता है वह तो ना तो अत्यंत भोगवादी है और ना ही पूर्ण सन्यासी, तो इससे बीच का रास्ता निकला है जिसे मध्यम मार्ग सिद्धांत कहते हैं। और ना ही मध्यम मार्ग साहस वाला व्यक्ति, ना तो उसमें उद्दंडता होती है और ना ही कायरता की भावना होती है। इस प्रकार से अरस्तु का मध्यम मार्ग सिद्धांत है, जो कि 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार अरस्तु का विचार हमें किसी भी अतिवादी स्थिति के बजाय उसके बीच संतुलन स्थापित करके जीवन जीने पर बल देता है। इसलिए अरस्तु के मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ जीवन है, इसे गोल्डन मीन भी कहते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो स्त्रोत है, स्त्रोत तत्वबोधिनी पत्र से प्राप्त हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर का प्रत्यक्ष या शारीरिक रूप से जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन आजीवन उन्होंने समाज एवं राजनीति पर सक्रिय चिंतन किया है। टैगोर ने स्वावलंबन पर जोर देते हुए भारतवासियों के कल्याण को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बताया है। वे न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण एशिया की राजनीति के स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1988 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भाग लिया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भूमिका निभाई थी। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पर सबसे पहले तीसरे नंबर पॉइंट दिया है, 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भूमिका का निर्वहन किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। टैगोर ने अपने कृतित्व व व्यक्तित्व के माध्यम से देश, समाज व विश्व में सेवा की है। तो यदि पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो टैगोर जी ने स्वावलंबन पर जोर देते हुए भारतवासियों के कल्याण को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बताया है। वे न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण एशिया की राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1888 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1905 की स्वदेशी आंदोलन में भूमिका का निर्वहन किया था। 1911 में जनगण मन पहली बार गाया था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। टैगोर अपने कृतित्व व व्यक्तित्व के माध्यम से देश, समाज और विश्व में सेवा की है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो कि एग्जाम में आया है कई बार और आ भी सकता है, तो इससे संबंधित प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के बारे में लिखें। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जो हमारे नोट्स हैं
वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी की लिंक से ही परचेस कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 706792 उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह 1828 में की गई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई है, जो कि एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की उपासना तथा प्रचार करना ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था। सर्वप्रथम तो हिंदू धर्म को शुद्ध करना, दूसरा एकेश्वरवाद की उपासना करना, तीसरा प्रचार करना ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था। ब्रह्म समाज आंदोलन पूर्णतः उपनिषदों व वेदों से प्रेरित था। मूर्ति पूजा खंडन प्रमुख इनका उद्देश्य था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय भारतीय धर्म व समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वास व कुप्रथाओं का विरोध किया। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वे भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने तथा भारतीय समाज की कुरीतियों से मुक्त करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के बारे में हम प्रमुख रूप से जानेंगे। यह समाज सभी धर्मों के प्रति सहनशील था, कर्म फल में विश्वास करता था, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। इस समाज में ना किसी की मूर्ति स्थापित होगी, ना ही कोई बलि होगी और ना ही किसी धर्म की निंदा की जाएगी। यह इस ब्रह्म समाज का प्रमुख गुण था कि इस समाज में ना किसी की मूर्ति स्थापित होगी देवी देवता की, ना ही किसी की बलि दी जाएगी, ना किसी धर्म की निंदा की जाएगी। ईश्वर की उपासना किसी जाति संप्रदाय की आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। जिस प्रकार से ब्रह्म समाज के बारे में भी हमने जाना, इसी समाज से प्रेरित होकर राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया, जिसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा के अभिलेख अभी भी एरन में मिलते हैं। एरन जो कि ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पर भी सती प्रथा के कुछ अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया और बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, नशा व कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की स्थापना एवं प्रचार करना। और जो ब्रह्म समाज में कर्मफल पर विश्वास रखता था, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, ऐसा ब्रह्म समाज का मानना है। ईश्वर की उपासना किसी जाति संप्रदाय की आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। और राजा राम मोहन राय जी के प्रयास एवं ब्रह्म समाज के द्वारा ही सती प्रथा एवं बहुविवाह, बाल विवाह आदि का पुरजोर मात्रा में विरोध किया गया। साथ ही साथ हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका के वर्णन के बारे में भी जाना एवं अरस्तु के मध्यम मार्ग सिद्धांत के बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे कौटिल्य की 6 सूत्री विदेश नीति का वर्णन, जिसका स्रोत अर्थशास्त्र से लिया गया है। कौटिल्य एक राजनीतिक चिंतक व कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने राज्य की रक्षा के लिए विदेश नीति के तहत निम्न 6 सूत्र दिए: विदेश नीति, कूटनीति, विदेश नीति और मंडल सिद्धांत। 6 सूत्री विदेश नीति में सर्वप्रथम है संधि। शांति के लिए शक्तिशाली राजा से संधि की जा सकती है, जिसे संधि कहते हैं। यह 6 सूत्री विदेश नीति कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित की गई है। विग्रह, शत्रु के खिलाफ युद्ध की नीति विग्रह कहलाती है। यान, युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी यान कहलाती है। आसन, तटस्थता की नीति अपनाना आसन कहलाती है। संश्रय, आत्मरक्षा की दृष्टि से अन्य राजाओं की शरण में जाना संश्रय कहलाती है। एवं द्वैधिभाव जो कहलाती है, एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करने की नीति द्वैधिभाव कहलाती है। उपयुक्त 6 सूत्री विदेश नीति कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए अत्यावश्यक है, जो आज के वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। तो 6 सूत्री विदेश नीति को पहले 3 भागों में विदेश नीति में कूटनीति, विदेश नीति एवं मंडल सिद्धांत समावेशित है। और 6 सूत्री विदेश नीति में सर्वप्रथम आती है संधि, जो कि शांति के लिए शक्तिशाली राजा से संधि की जा सकती है। दूसरा है विग्रह, शत्रु के खिलाफ युद्ध की नीति विग्रह कहलाती है। यान, युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी यान कहलाती है। आसन, तटस्थता की नीति अपनाना आसन कहलाती है। संशय, आत्मरक्षा की दृष्टि से अन्य राजाओं की शरण में जाना संशय कहलाता है। एवं
द्वंद्वी जो होता है, एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करने की नीति द्वंद्वी कहलाती है। उपयुक्त 6 विदेश नीति कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए अति आवश्यक है, जो आज के वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक होती हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य की 6 सूत्री विदेश नीति के बारे में हमने जाना, जो कि प्रश्न में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मेंस की परीक्षा का आयोजन नवंबर में 23 से 28 नवंबर को किया जाना है, एवं प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसकी मेंस का आयोजन मार्च में किया जाना है। तो इसी की तैयारी आप हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं, और हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही व्यवस्थित हैं। उसमें हमने 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर को ध्यान में रखकर बनाया है। आज की इस वीडियो में हमने अरस्तु के मध्यम मार्ग सिद्धांत के वर्णन के बारे में भी जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से मध्यम मार्ग का जो संयम है उसमें न तो अत्यंत भोगवादी होता है, न तो पूर्ण सन्यासी। यह सिद्धांत सद्गुणों के आचरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत अरस्तु ने मनुष्य के लिए संतुलित जीवन को अपनाने की बात कही है। और जो मध्यम मार्ग का साहस है उसमें न तो अत्यंत उद्दंडता है, न ही कायरता है। इस प्रकार अरस्तु का विचार हमें किसी भी अतिवादी स्थिति के बजाय उनके बीच संतुलन स्थापित करके जीवन जीने पर बल देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका के बारे में भी हमने जाना कि किस प्रकार से उन्होंने 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में भूमिका का निर्वहन किया था, 1911 में जनगण मन पहली बार गाया था, 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी, असहयोग आंदोलन में भूमिका का निर्वहन किया था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन दिया। और टैगोर अपने कृतित्व व व्यक्तित्व के माध्यम से देश व समाज में विश्व में सेवा की है। ब्रह्म समाज के बारे में भी जाना, और जो हमारा अगला वीडियो रहेगा एथिक्स से संबंधित, दर्शन शास्त्र से, और उससे हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी जानेंगे, जो कि आपके लिए उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम आशा करते हैं ऐसे आप हमारे साथ बने रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी सलाह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।